हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और उसके अंतर्गत आपने पादप हार्मोन तथा पादप गतियों के बारे में जाना था। अब आज पढ़ाएंगे हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में समन्वयन कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जंतुओं में उनके कोई विशिष्ट अंग विशिष्ट कार्य करने के लिए नहीं होते हैं, केवल उनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए उनमें समन्वयन और नियंत्रण की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं में अलग अलग कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं, और उन भिन्न भिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जैसे श्वास लेना, हृदय की गति, पेशियों की गति, भूख लगना, नींद आना आदि रासायनिक और भौतिक स्तर पर क्रियाएं होती रहती हैं। तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र अपने अपने ढंग से नियंत्रण तथा समन्वयन क्रियाओं का नियमन करते रहते हैं और विभिन्न अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में समन्वयन बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि बहुकोशिकीय जंतुओं में जो कोऑर्डिनेशन का कार्य है, जो समन्वयन एवं नियंत्रण का कार्य है, वह दो तंत्रों द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। वैसे तो अगर हाइड्रा को आप लें तो हाइड्रा की पूरी सतह पर शरीर के तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है, यानी वह भी तंत्रिका तंत्र एक तरह से बनाता है, लेकिन बहुत ही सामान्य स्तर की। अब जंतुओं में जो उनकी जैविक क्रियाओं का समन्वयन और नियंत्रण होता है, उसे अगर तंत्रिका तंत्र द्वारा हो रहा है तो हम कहते हैं तंत्रकीय समन्वयन। और तंत्रकीय समन्वयन जो होता है वह दो अलग अलग स्तरों पर होता है। एक तो है कि शरीर के आंतरिक अंगों के जो कार्यों का नियंत्रण है, आंतरिक अंग जैसे हृदय का धड़कना है, आहार नाल में भोजन का पाचन है, अवशोषण है, फेफड़ों व वृक्कों द्वारा रुधिर में जो खराब पदार्थ होते हैं या जिसे आप कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको अलग करना। तो आज क्रियाओं का नियंत्रण करके शरीर के भीतरी वातावरण के को सामंजस्य बनाए रखते हैं, यानी भीतरी वातावरण का सामंजस्य बनाए रखने का कार्य भी इन तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और दूसरी बात है कि बाहरी वातावरण से जो उद्दीपन का विश्लेषण करके उनके प्रति उचित अनुक्रिया का प्रदर्शन करना, बाह्य उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन क्या होता है? वातावरण में होने वाला परिवर्तन बाह्य उद्दीपन कहलाता है। जैसे वातावरण में गर्मी अधिक हो गई, ठंडी अधिक पड़ने लगी या गर्मी अधिक पड़ने लगी, या कोई आवाज आपको सुनाई दे रही है, या कोई आप चीज देख रहे हैं अपने आंखों द्वारा, तो उनकी जो सूचना होती है वह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क में और मस्तिष्क द्वारा कार्यकारी अंगों को उसका संदेश पहुंचता है, जिससे कि उस बाह्य उद्दीपन के प्रति वो अनुक्रिया करते हैं।
तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना भी तंत्रिका तंत्र का ही कार्य है, उसी के नियंत्रण में है। और शरीर के अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। अब हमारे शरीर में ग्राही अंग हैं। ग्राही अंग यानी ग्रहण करने वाले। किस चीज को ग्रहण करने वाले? बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले ग्राही अंग होते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। अब ये है आंख है, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। ये वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को अपने आप ग्रहण करती हैं, ये ग्राही अंग है। अब जैसे कान है वह ध्वनि का ग्राही अंग है, आंख है प्रकाश का ग्राही अंग है, नाक गंध का ग्राही अंग है, जीभ स्वाद का ग्राही अंग है, त्वचा जो होती है वह स्पर्श, दाब, ठंडा, गरम, दर्द आदि का ग्राही अंग होता है। अब ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने वाले अंगों को हम कार्यकारी अंग कहते हैं। ग्राही अंग तंत्रिका तंत्र को आंतरिक व बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ग्राही अंगों की का विशेष योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य ग्राही अंग ही करते हैं। और तब ग्राही अंगों से जो होती हैं ये संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, वो जो है नर्वस सिस्टम को पहुंचाती हैं, और फिर वहां से जो आदेश होता है उस संदेश को पुनः ये कार्यकारी अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। आप देखते हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं बच्चों, और आपके पैर के नीचे जो है सांप पड़ जाए, बिच्छू पड़ जाए, कांटा पड़ जाए, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा तंत्रिका तंत्र इतनी द्रुत गति से कार्य करता है कि आप अपना पैर तुरंत अपने आप हटा लेते हैं, क्योंकि उस ग्राही अंग जो था उसने उस संदेश को मस्तिष्क के पास भेजा, और मस्तिष्क ने फिर उसको आदेश देने के लिए कार्यकारी अंग को दिया कि जो पेशियां वह सिकुड़ जाए, यानी पैर हट जाए। लेकिन इतना सारा कार्य होता है, फिर भी उसमें समय बहुत ही कम लगता है, आप सोच भी नहीं पाते हैं और कार्य हो जाता है। तो इतनी तीव्र गति से, इतनी द्रुत गति से हमारी तंत्रिका कोशिकाएं कार्य करती रहती हैं। अब आप जाने कि मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र है वो है क्या चीज, जो है कहां पर है, क्या चीज है? तो तंत्रिका तंत्र जो है ये पौधों में नहीं पाया जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। और तंत्रिका तंत्र का कार्य मैंने बताया पहले ही कि हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का इसका कार्य होता है। और तंत्र का जो निर्माण होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं से होता है, और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उद्दीपनों तथा प्रेरणाओं का संबंध द्रुत गति से करती रहती हैं। और तंत्रिका जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के तंत्रिकीय जाल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि संवेदनाओं को ग्रहण करके विद्युत की गति से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं से अलग होती हैं। तो अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि चित्र के माध्यम से कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में मुख्य चीज मेरु, रज्जु और मस्तिष्क होता है, और फिर तंत्रिकाएं होती हैं। मैंने एक चित्र यहाँ पर बच्चों बनाया है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। इसमें ऊपर मस्तिष्क बनाया गया है और उसके नीचे मेडुला ऑब्लांगाटा यानी मस्तिष्क का जो पिछला भाग है, और फिर उसके नीचे ये पूरी लंबी सी जो संरचना है यह है मेरुरज्जु।
जिसमें कांटे जैसी दोनों तरफ ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन कांटे जैसी संरचनाओं को कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। तो ऊपर मस्तिष्क हो गया, और फिर मेरुरज्जु है, ये पीठ में रीढ़ वाली हड्डी के अंदर होता है, और उसमें से ये मेरु तंत्रिकाएं निकली हुई होती हैं। तो ये चित्र जो है क्लियर होना चाहिए आपको कि कहां पर मस्तिष्क सिर के अंदर है, खोपड़ी के अंदर, और गर्दन में पीछे की ओर ये मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग, और फिर नीचे वाला जो पूरा है वह जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। इसे हम कहते हैं मेरुरज्जु, और उसमें से तंत्रिकाएं निकली हुई होती हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है। ये कक्षा 9 में भी बच्चों जो है उत्तक वाले पाठ में मैंने पढ़ाया था कि तंत्रिका उत्तक की संरचना कैसी होती है। ये कक्षा 7 में भी है, पढ़ा है आप लोगों ने। तो अब जाने कि तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है। तंत्रिका कोशिका लगभग 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती है, और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणी अवस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से बनती है। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, कोशिका काय या साइटॉन, और दूसरा डेंड्राइट, और तीसरा एक्सान। ये चित्र आप देखें, दिखाई दे रहा है। जो अंगुलियों जैसे उभार निकले हुए हैं, और बीच में चौड़ा सा भाग है, जैसे हथेली रहती है बच्चों, तो हथेली जो है, ये हथेली का जो चौड़ा वाला भाग है वही कहलाता है साइटॉन या तंत्रिका काय, और उसमें से जो अंगुलियों जैसे मोटे मोटे उभार निकले हुए हैं उनको कहा जाता है डेंड्रॉन। क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन कहा जाता है। और इस डेंड्रॉन में से भी पतली पतली शाखाएं निकली हुई हैं, उन शाखाओं को कहते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स के द्वारा कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ी हुई होती है। और इस न्यूरॉन का जो मुख्य भाग है वह है तंत्रिका काय या कोशिका काय, या उसको कहते हैं साइटॉन। और साइटॉन में बीच में एक बड़ा केंद्रक दिखाई दे रहा है, और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होते हैं, और उस कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा निसिल्स कण होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। अब नीचे की ओर जो है एक मोटा सा प्रवर्ध नीचे की ओर लंबा सा आता है, इसको कहते हैं एक्सान या तंत्रिकाक्ष। ये तंत्रिकाक्ष या एक्सान होता है, और एक्सान आधार पर आकर के ये 2 भागों में बटा है, और उसमें से घुंडियों जैसी संरचना निकली है, दिखाई दे रही होगी, जहां पर लिखा है साइनाप्टिक घुंडियां। क्या लिखा है? साइनाप्टिक घुंडियां। और ये साइनाप्टिक घुंडियां दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से संबंध बनाती हैं, जिसे सिनैप्स कहते हैं। और इस सिनैप्स के माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका के अंदर संदेश का संवहन होता रहता है। अब आइए, जो इस एक्सान जो नीचे की ओर मोटा प्रवर्ध है, इसमें से शाखा निकली हुई है, इसे कोलैटरल कहते हैं। और इस एक्सान पर बाहर की ओर एक मोटी झिल्ली होती है, उसे न्यूरोलेमा कहते हैं। दिखाई दे रही है? न्यूरोलेमा।
और यह न्यूरोलेमा बीच बीच में वह एक्सान से चिपकी हुई होती है, लगता है कि टूटी हुई है। उस स्थान को रैनवियर का नोड कहते हैं। न्यूरोलेमा और एक्सान के बीच में वसा की परत होती है, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। देखिए, एक्सान और न्यूरोलेमा के बीच में मैंने बनाया है, उसको डॉटेड कर दिया है, वह माइलिन शीथ जो वसा या लिपिड की परत होती है। तो इस तरह से बच्चों ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है और इसकी संरचना है कि ऊपर का जो भाग है, मुख्य भाग, उसे साइटॉन कहते हैं। उसके अंदर केंद्र, चारों ओर कोशिका द्रव्य जिसमें निशल्स के कण जो प्रोटीन के होते हैं, और बाहर की ओर प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन में से जो पतली शाखाएं निकली होती हैं तंतुओं जैसी, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और इस डेंड्राइट्स के द्वारा दूसरी कोशिका के डेंड्राइट से ये संबंध जोड़ती हैं। और नीचे का भाग इनका एक्सान है। एक्सान के ऊपर एक झिल्ली है जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरोलेमा और एक्सान के बीच में ये वसा की परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। न्यूरोलेमा बीच बीच में लगता है टूटी हुई है, वो टूटी हुई नहीं है, चिपकी रहती है। उस स्थान को रैनवियर का नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, लिखा हुआ है रैनवियर का नोड। और आधार पर साइनाप्टिक घुंडियां होती हैं जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी होती हैं। उस जुड़ने को या संबंध को सिनैप्स कहते हैं बच्चों। और उससे एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर ये संदेश का संवहन होता रहता है। तो ये चित्र है, देख लें आप, तंत्रिका कोशिका का। ठीक है। अब इसके बाद है कि ये कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं, साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं। जिसमें संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं वे होती हैं जो संवेदी अंगों में स्थित होती हैं और संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य करती हैं। जैसे नाक है, संवेदी अंग है, या त्वचा है, तो जो भी बाह्य उद्दीपन से बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करती हैं, संवेदना को, उसको मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। और दूसरी होती हैं चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं। ये क्या करती हैं कि मस्तिष्क द्वारा दिया गया संदेश कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। दो रास्ता है, एक रास्ता जाने का और एक रास्ता आने का। और साचार या मध्यस्थ जो होती हैं, ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती हैं और ये संवेदनाओं को मस्तिष्क पेशियों से मस्तिष्क की ओर ले जाने तथा मस्तिष्क से पेशियों को ओर ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये हो गया तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में, और तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हो गया। अब है तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। तो तंत्रिका तंत्र तीन तरह का होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम पहले पढ़ाएंगे बच्चों आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसमें से भी हम केवल पहले पढ़ाएंगे आपको आज मस्तिष्क के बारे में कि मानव के मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है। तो मानव मस्तिष्क इस खोपड़ी के अंदर स्थित होता है और मेरुरज्जु का यह अगला भाग कहलाता है। और यह लगभग 1200 से 1500 सीसी आयतन तक का होता है और इसका भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है। और मस्तिष्क जो होता है बड़ा ही सुकोमल होता है,
वह 3 झिल्लियों से ढका हुआ होता है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाइया मैटर। और इन झिल्लियों के बीच में द्रव पदार्थ होता है, सेरिब्रल फ्लूइड इसको कहते हैं, और जो क्या करता है कि मस्तिष्क की बाह्य आघात से सुरक्षा करता है। इस मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग यानी लगभग 2/3 भाग होता है। इसे प्रोसेंसेफ्लॉन भी कहा जाता है। यह 2 भागों का बना होता है, सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन। सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन। जो सेरिब्रम है यह मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है, सबसे बड़ा 2 गोलार्ध का भाग बना हुआ होता है। और प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी खांच होती हैं लाइन जैसी, जिससे वह 4 भागों में बंट जाता है। तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम में या सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, तो यह देखने, सूंघने तथा स्पर्श के अलग अलग इसके अंदर केंद्र होते हैं। यह मनुष्य की चेतना, स्मृति, तर्क, हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, प्रेम, विषाद, दुख, भय आदि का केंद्र होता है। तो इतने सारे कार्य यह सेरिब्रम करता है। यदि यह अल्प विकसित है तो मनुष्य अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। और सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी नियंत्रण रखता है, यानी जो मस्तिष्क का आगे का जो भाग है वही क्या होता है, सेरिब्रम वाला होता है। और दूसरा है डायनसेफ्लॉन। यह मस्तिष्क का यानी अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसमें पीनियल काय तथा पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है। थैलमस और हाइपोथैलमस भाग भी इसी का होता है। थैलमस जो भाग होता है वह दर्द, ठंडा व गर्म की पहचान करने का कार्य करता है। और हाइपोथैलमस जो होता है वह भूख, प्यास, घृणा, ताप, नियंत्रण आदि का केंद्र होता है। तो थैलमस और हाइपोथैलमस ये डायनसेफ्लॉन के भाग होते हैं। थैलमस में दर्द और ठंडा गर्म की पहचान होती है, और हाइपोथैलमस में भूख, प्यास, प्यार, घृणा तथा ताप नियंत्रण का कार्य होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और दूसरा है डायनसेफ्लॉन। और तीसरा और दूसरा भाग जो मस्तिष्क का है जिसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, यह 2 भागों का बना होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना तथा प्रमस्तिष्क वृंत। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है वह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। वह दृष्टि ज्ञान से माने देखने की जो तंत्रिकाएं होती हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं। और प्रमस्तिष्क वृंत जो होता है यह तंतुओं का बना हुआ होता है। तो ये मध्य मस्तिष्क में क्या है, ये दृश्य देखने की तंत्रिकाएं होती हैं। और जो पश्च मस्तिष्क है या उसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, यह मस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर 2 भाग स्थित होते हैं। एक कहलाता सेरिब्लम और एक कहलाता मेडुला ऑब्लांगाटा। जो सेरिब्लम है वह बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है। इसका कार्य क्या होता है, यह गति नियंत्रण, समन्वयन, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों का नियमन करता है। कौन, सेरिब्लम। और जो मेडुला ऑब्लांगाटा है यह जो है पीछे का मस्तिष्क का सबसे पिछला बेलनाकार भाग होता है। यह श्वसन तंत्र, हृदय परिसंचरण तंत्र के नियंत्रण के साथ साथ शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है तथा अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। तो बच्चों ये मस्तिष्क का जो चित्र है
वो इस प्रकार से आप देखें कि कहां कहां पर क्या चीज है। ये देखें, ये मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, दिखाई दिया। ये बाहर की ओर धूसर पदार्थ माने इस झिल्लियों के अंदर, मस्तिष्क के अंदर दो तरह के श्वेत पदार्थ और धूसर पदार्थ होते हैं उसके अंदर। और मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग दिखाई दे रहा है और कार्पस कैलोसम दिखाई दे रहा है। ये सेरिब्रम के पीछे का जो भाग होता है यानी डायनसेफलॉन, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है और वहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है, दिखाई दे रही है नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। और मध्य मस्तिष्क भी दिखाया गया है आपको, देखिए मध्य मस्तिष्क में मैंने बताया था दृश्य तंत्रिकाएं होती हैं जो देखने से संबंधित कार्य को करती हैं। और जो सेरिब्रम वाला भाग था, मैंने कहा था कि मस्तिष्क का 9/10 भाग ये होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इसी के अंदर जो है सोचने, समझने, तर्क करने, हृदय की गति, भोजन ग्रहण करने, प्रेम और विषाद, दुख है आदि का ये सब भाग होता है सेरिब्रम वाला, दिखाई दे रहा है अग्र मस्तिष्क का भाग। अगर यह मस्तिष्क विकसित न हो सेरिब्रम का भाग तो क्या होगा, ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं रहता है। जानवरों के अंदर यह विकसित नहीं होता है जिससे वह सोचने, समझने या बात करने की क्षमता या दुख दर्द को वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और नीचे की ओर देखिए, यानी पीछे की ओर ये बना हुआ है मेडुला ऑब्लांगाटा, ये मस्तिष्क का पिछला भाग है। अनुमस्तिष्क के दो भाग हैं, मध्य पश्च मस्तिष्क के, मेडुला ऑब्लांगाटा और इधर देखिए लिखा है सेरिब्लम। क्या लिखा है, सेरिब्लम। सेरिब्लम ठोस संरचना होती है और सेरिब्लम जो होता है वह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और जो मेडुला ऑब्लांगाटा है नीचे वाला भाग मस्तिष्क का, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके साथ श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र का भी यह नियमन करता है। तो इस तरह से बच्चों ये मस्तिष्क का चित्र जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आज हमने आपको तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला भाग है मस्तिष्क, उसकी संरचना और उसके कार्यों के बारे में आपको बताया। अब अगली वीडियो में जो इसका दूसरा भाग है मेरुरज्जु और प्रतिवर्ती क्रियाएं, उसके बारे में बताएंगे। तो आज का क्लास आज समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।